ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम एक लाइव इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब सौरभ भगत, कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी J&K। नाज़रीन, अगर आप भगत साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हो रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई मशवरा देना चाहते हो, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। सर, खुश आमदीद आपका प्रोग्राम में। सर, ये जो आजकल की दुनिया है, पूरी दुनिया की बात करता हूँ मैं, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, एवरीबडी इज समहाउ कनेक्टेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सच तो यह है कि आवर लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस डिपार्टमेंट की, आपका मैंडेट और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जो भारत सरकार के इदारे हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम डीबीटी कहते हैं, या फिर एटॉमिक एनर्जी, स्पेस रिसर्च, ये जितने मुख्तलिफ इदारे हैं, उनकी जितनी भी स्कीमें हम लोग जम्मू कश्मीर में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो काम मेरे महकमे का है। इसके अंदर खास तौर पे जो सबसे सिग्निफिकेंट जो दूसरी मिनिस्ट्री है हमारी, जिसको हम कहते हैं MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज या न्यू एनर्जी रिसोर्सेज, वो जो स्कीम है उनको भी हमारा महकमा इम्प्लीमेंट करता है। तो एक तरफ जिसको हम कह सकते हैं इनोवेशन, स्टार्टअप, पेटेंट्स, या फिर बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च, और दूसरी तरफ जो भी रिन्यूएबल एनर्जी, जो नई तरह की एनर्जी है, चाहे वो सोलर हो, चाहे हाइड्रो हो, चाहे वो बायो एनर्जी हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में हमारा महकमा करता है। सर, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर मेहता साहब ने 3 सर्विसेज को इनाग्रेशन किया। अब 3 सर्विसेज ये हैं: स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम एक,
उनकी असली में सबसे अवेलेबल जी जी। और लगातार इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। आपकी दो विंग्स है सर, जी एक जकीरा है जी, और दूसरी भी है टेक्नोलॉजी इनोवेशन। जी जी तो इन दोनों के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि जकीरा जी का क्या है और दूसरी सर्विस का क्या है। जी। देखिए, जकीडा आपको पता है, हमारे जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक टारगेट रखा है कि लगभग 2030 मतलब 2030 तक 500 गीगावाट पावर है। जी 500 गीगावाट पावर का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि आज हम लोग 175 गीगावाट पावर बना रहे हैं ऑलरेडी, और अभी हम दुनिया में 3rd नंबर की पावर हैं अमेरिका चाइना के बाद। और ये जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी में ऑलरेडी हम 3rd नंबर पे हैं। और इसमें जो हमारी सदर्न स्टेट्स हैं, सेंट्रल स्टेट्स हैं, उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है। और एक बड़ी खुशी की बात मुझे आपको बताते हुए ये कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है यूनियन टेरिटरी, हम लोग नंबर 1 है यूनियन टेरिटरी, चाहे हम स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट्स की बात करें, जी चाहे हम इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी की बात करें, चाहे हम हाइड्रो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपके जानिब से मैं बताना चाहूंगा, हाइड्रो पोटेंशियल की बात करें। जी सबसे ज्यादा पोटेंशियल हमारे पास 2000 मेगावाट का पोटेंशियल सिर्फ स्मॉल हाइड्रो में है, जी 0 से 25 मेगावाट पे। उस पर एक बहुत अच्छी पॉलिसी भी गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो उसमें काफी बेनिफिट्स जो दिए जाएंगे आसामियों को, छोटे छोटे 2-2, 5-5 मेगावाट के प्लांट्स उसमें लग सकते हैं। और ऑलरेडी अभी हमारी स्टेट में हमारी जकीडा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 21 मेगावाट के प्लांट्स ऑलरेडी लगाए हुए हैं जो कि फंक्शनल हैं। तो ये हमारे उस महकमे का मैंडेट है जकीडा का। और उसमें जो अब कुछ नई बातें आ रही हैं जकीडा के अंदर, एक तो मैंने आपको सोलर बताया रूफटॉप का, उसके तहत हम लोग पूरी स्टेट में लगभग 400 मेगावाट रूफटॉप पे काम कर रहे हैं अभी। इसमें हमारा जम्मू एक सोलर सिटी है जिसपे हम लोग 50,000 से भी ज्यादा घरों को कवर कर रहे हैं। जी दूसरी हमारी स्कीम वैली के लिए, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगभग ऑलमोस्ट 30,000 से ज्यादा हाउसेज पे हम कोई इस्तेमाल जैसे अगर आपने एक बिजली का प्लांट लगा लिया, मान लीजिए आपने एक 10 किलोवाट का प्लांट लगा लिया, और आप एक्चुअली आपकी कंजम्पशन सिर्फ 5 किलोवाट है, तो 5 किलोवाट आप एक्सपोर्ट करेंगे ग्रिड को, जी और जी वो जो जी रकम है वो आपको बाकायदा वापस आएगी। जी और मान लीजिए कि आपके 2 घर हैं, एक हाउस आपका यहाँ पे है श्रीनगर में, एक अनंतनाग में, तो वहां का बिजली का बिल का आप ऑफसेट इससे करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, और अगले 40 साल के लिए आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। तो 1-2 साल जब इसकी किस्त पे करेंगे, तो जितना आप वैसे भी बिजली का बिल देते हैं, तो वो आपका एक परमानेंट एसेट बन जाएगा। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो हेलो। जी आदाब सर, हाँ हेलो हेलो। बरसा बोल रहे हैं दिल्ली से। हाँ हाँ मैं बरसा बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। हाँ 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 मैं बरसा बट बोल रहा हूँ, एमके बट बोल रहा हूँ। हाँ मैं सुन रहा था ऑनरेबल कमिश्नर साहब को। यस यस आई वाज वाचिंग, आई वाज लिसनिंग। जी जी हेलो बरसा। I think the person in this podium, he is very innovative and himself the talented person. While हाँ इसका ये खुद ही इसकी innovative ideas है, talented ideas, because he's young generation, belong to the young. But I think that this such officer should be in our state, because I am continuously listening him.
he has got a very talented innovative mind. मगर मैं ये कहना चाहता इनको sir, you are making so much innovative ideas, but it should be in other remote places. There are talented guys who are called unsung heroes. उनको unsung heroes, but they should be finded out. We cannot see them. दूसरा एक है, yes, Prime Minister has got this innovation because ये मारवाड़ी होते हैं, इनका innovation होता है. He belonged to the Gujarat. He has got innovated. That I accept. But I am very much satisfied of your talent and your innovation. Very fantastic. मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारा UTI जो है, OTI, it should be on the top because innovation is very good. हाँ, एक मैं परसों की बात मैं सुन रहा था, direct telecast, our one of the greatest minister, Mr. Gadkari sahab, he has told the petrol will become only 10 rupees now, 10 rupees later. अगर गाड़ियां जो है, now there is electronic new innovation that they will run on bios, that is called biofossils. अब तो पेट्रोल तो 10 रुपए लीटर मिलेगा, वो भी नहीं, 5 भी बोला उन्होंने. दैट इज अ फैक्ट. व्हाट ए great achievement it is. Now the electronic cars and private cars will run on biofuels. This is a great achievement, and I like it, and I like the talent innovation of Sir Commissioner. Very nice, very nice. I am very much satisfied, and these things happen. बट साहब कुछ पूछना चाहते हैं आप सवाल? थैंक यू सर. थैंक. अच्छा चलिए जी जी जी. जो इन्होंने एक लास्ट पॉइंट रेज किया रिगार्डिंग बायोफ्यूल, जी वो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है. उस पर एक बायो एनर्जी पॉलिसी बनाई है जो हमारी मिनिस्ट्री ने. तो उस बायो एनर्जी पॉलिसी के तहत जो हमारी जकीडा है, जेके एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उसको स्टेट लेवल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है. तो इसमें बेसिकली अगर एक 35,000 रुपए का जो बायोगैस प्लांट अगर कोई फार्मर लगाता है जी, तो उसको 22,000 रुपए की सब्सिडी है. मतलब सिर्फ उसको मात्र 8,000 रुपए अपने जेब से लगाने. तो ये हमारा ऑलरेडी ये स्कीम हमें अप्रूव हुआ है. इसमें हमें करीब कोई ऑलमोस्ट 7,000 यूनिट्स यहाँ अप्रूव हुए हैं. तो मैं अपने भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे भाई हैं जो जिनके पास एनिमल वेल्थ है, जो एनिमल हस्बेंड्री से भी साथ और मिक्स फार्मिंग करते हैं, वो हमारी स्कीम का फायदा उठाएं. तो आपको सिर्फ 8,000 रुपए देने हैं, तो 35,000 रुपए का जो आपका बायो जो प्लांट है वो लग जाएगा. उससे जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको आप यूज कर सकते हैं कुकिंग वगैरह के अंदर. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने गडकरी साहब के जो प्रपोजल के बारे में कही, वो दैट इज रिगार्डिंग हाइड्रोजन एनर्जी. तो हमारे पास जो हमारा जो वाटर होता है H2O जी, इसको जब हम बिजली से स्प्लिट करते हैं तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो जो हमारी सोलर एनर्जी, जो सरप्लस एनर्जी कुछ स्टेट्स बना रही हैं, जो सदर्न स्टेट्स में काफी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इस्तेमाल करके वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा और उस हाइड्रोजन से सब्सटीट्यूट किया जाएगा फ्यूल के लिए. दूसरा जो सेकंड पार्ट है जो कि गैसोहॉल जिसको कहते हैं, इसमें बेसिकली जो हमारा गैसोलीन है, अगर इसमें 20% अल्कोहल मिलाया जाए तो ये नॉर्मल गाड़ी को नॉर्मल तरीके से चला सकता है बिना कोई तब्दीली के. तो ये सिस्टम जो है इसमें यूपी और महाराष्ट्र में काफी कवायद हुई और काफी लोगों ने इस पे काम शुरू कर दिया है. तो ये भी एक ऐसा एरिया है जहां पे पेट्रोल में एथेनॉल भी इंट्रोड्यूस हुआ था बीच में. एग्जैक्टली वही सेम जिसको उसी को बायोफ्यूल कहते हैं. तो उससे एडवांटेज है कि मान लीजिए हम बहुत बड़ा तेल आयात करते हैं गल्फ कंट्री से, बाकी जगहों से, तो अगर 20% उसको हम इंटरनली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक, जैसे एग्जांपल कश्मीर का अगर आप एग्जांपल लें तो हमारी अगलड़ मंडी है शोपियां में और हमारी बेमिना फ्रूट मंडी है. वहां पे जो सेब हमारा जाया हो जाता है उसमें बड़ा हाई सुक्रोज कंटेंट है. अगर कोई लोकल एंटरप्रेन्योर उसको लेके उससे अल्कोहल में कन्वर्ट करे, वो अल्कोहल IOC या बाकी जो हमारी कंपनियां परचेज कर लेंगी, उसका ऑलरेडी एक सिस्टम इन प्लेस है. तो वो जितना भी फ्यूल है 20% फ्यूल जम्मू कश्मीर का जो है वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है थ्रू दिस टेक्नोलॉजी. दिस माइट मीन मतलब करोड़ एंड करोड़ ऑफ सेविंग टू दी मर्कज की भी सेविंग और हमारी सेविंग भी जो है. सर ये जो बायोफ्यूल की आप बात कर रहे हैं, इससे आपने ये टेस्ट किया हुआ है कि इससे गाड़ियों के इंजन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं जनाब, ये पूरी तरह टेस्टेड है. इनफैक्ट ये नेशनल पॉलिसी है, इंप्लीमेंट हो रही है और ऑलरेडी यूपी और मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. सोशल मीडिया पर एथेनॉल के बारे में काफी ये आ गया कि इससे गाड़ियों के इंजन खराब होते हैं. नहीं, 20% तक विदाउट एनी नॉकिंग इट हैज द सेम कैपेसिटी. एंड इनफैक्ट आपको पता होगा जो ब्राजील है, ब्राजील ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर है इस काइंड ऑफ ब्लेंडिंग में, और ब्राजील पिछले लगभग 25 साल से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है. तो वहां पे भी बहुत ज्यादा हमारी तरह का कंट्री है, वहां पे भी बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है. तो हिंदुस्तान में भी एग्रीकल्चर वेस्ट बहुत ज्यादा पैदा होता है, चाहे वो शुगर केन की बात करें. कश्मीर में आपका हॉर्टिकल्चर वेस्ट एक बहुत अच्छा एरिया है जिसपे कोई एंटरप्रेन्योर इस आइडिया को पिकअप करके बना सकते हैं और एक बहुत बड़ा ये मतलब एनर्जी प्रोड्यूसर बन सकते हैं. सर कमिंग बैक टू सोलर रूफटॉप्स, इस बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि सोलर रूफटॉप्स में आपकी पॉलिसी क्या है? जी, सोलर रूफटॉप के अंदर हमारी जो पॉलिसी है उसके अंदर 2 तरह का सेक्टर है. एक तो गारमेंट सेक्टर है, उसको हम 100% सब्सिडाइज करते हैं, और जहां पर भी हमें डीसी साहिबान
हर डिस्ट्रिक्ट से हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, हम वो सारी बिल्डिंगों को इंप्लीमेंट करते हैं। केस इन पॉइंट इज कश्मीर यूनिवर्सिटी या IUST है, तो ये लगभग 70 से 80% इन यूनिवर्सिटीज को सोलर में कन्वर्ट कर दिया गया है, या सुकास्ट की हम बात करें या जम्मू की यूनिवर्सिटीज की। सेकंड पार्ट है जो एक प्राइवेट असामी है, जैसे आप और मैं हैं, अगर हमें इस स्कीम का फायदा उठाना है तो हमें आहा सोलर वाले पोर्टल पे जाना है। वहां पर हम लोग 65% सब्सिडी, स्टेट फॉरवर्ड सब्सिडी देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो सब्सिडी का लेवल है वो रिस्ट्रिक्टेड टू 40% है, कुछ जगह सिर्फ 10% है, पर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए खास तौर पे 65% सब्सिडी है, जिसमें 40% मरकज दे रही है और 25% LG साहब की तरफ से स्पेशल एक डिस्पेंसेशन है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 100 रुपए खर्च करें रूफटॉप लगाने में तो सिर्फ 35 रुपए हमारी जेब से जाएंगे। उसके भी आगे जाते हुए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इनकी जानिब से हमने JK बैंक से एक स्कीम बनवाई, जिसमें अगर मान लीजिए मेरे पास अभी इमीडिएटली रकम नहीं है तो मैं 35% कहां से लाऊंगा। उसके लिए भी JK बैंक आपको 1,60,000 तक का आपका जो शेयर है उसको वो बहुत कम दर पे आपको ब्याज पे दे देगा। तो मीनिंग देयर बाय कि अगर आप आज डिसाइड करते हैं शाम को कि मुझे प्लांट लगाना है, तो आपकी जेब से एक भी रुपए की रकम ना निकले हुए आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फायदे इसके क्या हैं? सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर प्रेजेंट टैरिफ पे, 3 रुपए 80 पैसे वाले टैरिफ पे आपका सारी रकम वापस चली जाएगी जो आपने पे, आप उसको पे बैक कर लेंगे, और अगले 40 साल के लिए मतलब आपका वो प्लांट फ्री रहेगा। इसका मतलब जो भी अगर आगे चल के बिजली के रेट बढ़ते भी हैं तो आपका वो सिस्टम फ्री रहेगा। सेकंड बात है कि एक तरह से आपको खुद मुख्तारी क्रिएट हो जाएगी। जब बिजली का फेलियर वगैरह होगा, अगर आप कुछ उसमें बैटरी सपोर्ट क्रिएट कर देते हैं तो आपका अपना वो एक खुद मुख्तार सिस्टम रहेगा। सेकंड बात यह कि अगर मान लीजिए आप घर बंद करके कहीं जाते हैं, उस दौरान जो आप बिजली पैदा करेंगे वो आपको एक तरह से क्रेडिट है, क्योंकि वो मतलब बिजली कंपनी आपको ओ करेगी। तो अगर मान लीजिए आपके पास 2 या 3 मुख्तलिफ कनेक्शंस हैं, आपकी एक दुकान है लाल चौक में, एक आपका घर है हैदरपुरा में, अगर हैदरपुरा में आप ज्यादा बिजली बना रहे हैं तो उस दुकान पे आप उसको ऑफसेट करा सकते हैं, तो वो भी एक तरह से आपका क्रेडिट हो जाएगा, एक तरह से बिजली क्रेडिट। सेकेंडली, जो आपने पिछली बार कहा कि आप खुद एक पावर प्रोड्यूसर बन जाएंगे, तो हम हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं आवाम की तरह, तो अगर हमें गवर्नमेंट का साथ देना है तो हम खुद भी उसका सोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर श्रीनगर में मान लीजिए 1 लाख हाउसेज हैं और 1 लाख हाउसेज पे सोलर प्लांट लग जाए तो शायद हमें किसी बगलियार दुरुस्ती की जरूरत ही ना पड़े। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी वेरी गुड आफ्टरनून। अपना तारुफ दें सर। साहिल खान बात कर रहा हूँ सर, अनंतनाग से। जी जी पूछिए। आई एम ए PhD स्कॉलर सर। मेरा सवाल सर से ये है कि यहाँ पे जो रिसर्च पॉलिसी है J&K में वो आपकी वाजिया नहीं है, क्योंकि पिछले साल हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेमिना में जो आपका ऑफिस है वहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिट किया था, तो अभी 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से उसके बारे में न हमें कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो ओपन हुआ है नहीं हुआ है, तो आप मुझे वाजिया करके ये बता दीजिए कि J&K में आपकी जो रिसर्च पॉलिसी है वो क्या है। जी देखिए, हमारी जो रिसर्च पॉलिसी है और जो भारत सरकार का जो DST महकमा है उसकी एग्जैक्टली सेम पॉलिसी है। उसके तहत जो हम लोगों का जो सपोर्ट है, हम यूनिवर्सिटीज के जो डीन रिसर्च होते हैं, जैसे कि आपने जो प्रोजेक्ट दिया है, आई डोंट नो आपने IUST के थ्रू दिया है या कश्मीर यूनिवर्सिटी के थ्रू दिया है या आपने डायरेक्टली दिया है, तो हमने डायरेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया था। आपने डायरेक्टली दिया है। उसके तहत बेसिकली एक हाई लेवल कमेटी है जिसमें जितने भी हमारे साइंसदान हैं, जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं और जो हमारे डीन रिसर्च हैं, या फिर इनके हर यूनिवर्सिटी में एक हमारा एक इनोवेशन सेल है, जैसे कि साइट के नाम से है IUST में, तो वो करीब कोई 25-30 लोगों की कमेटी है। वो पहले तो स्क्रीन करती है स्टेट लेवल के सारे प्रोजेक्ट्स। उसमें जैसे मान लीजिए अगर हमें इस साल जो हमारा अगला ट्रांच है, हमें 200 प्रोजेक्ट्स क्लियर करने हैं, लगभग 20 करोड़ के, तो हम उसमें ये देखेंगे कि इसमें हर यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेशन हो, और जो खासतौर पर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, जैसे आपने मुझे इंडिकेट किया कि जैसे वेस्ट टू एनर्जी हमारी प्रायोरिटी है, जैसे कि हमारे पास कश्मीर स्पेसिफिक है, जम्मू स्पेसिफिक इनोवेशन हमारी प्रायोरिटी है, हॉर्टिकल्चर टूरिज्म हमारी प्रायोरिटी है, लो कॉस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हमारी प्रायोरिटी है, एग्रीकल्चर के अंदर जैसे फिशरीज जो है, ट्राउट फिशरी उसको प्रमोट करना, एप्पल यील्ड प्रमोट करना, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स, इस तरह की चीजें हमारी प्रायोरिटीज हैं। तो उसमें प्रायोरिटीज में गवर्नमेंट क्या करती है कि जितने भी हमारे महकमे हैं सब आपस में बातचीत करते हैं, उसमें आइडेंटिफाई कहता है कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट में कैंसर रिसर्च एक प्रायोरिटी है, ऑर्गन डोनेशन एक प्रायोरिटी है, या कश्मीर के अंदर जैसे ओबेसिटी का इशू आ रहा है, डायबिटीज की प्रायोरिटी है। वैसे आइडेंटिफाई करके उस सारे शेल्फ में से 700-800 प्रोजेक्ट में से हम लोग फिर 200 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, लगभग 300 प्रोजेक्ट, उसमें से फिर 200 प्रोजेक्ट हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पे फाइनलाइज किए जाते हैं, उनको हम लोग फंड करते हैं। तो जनाब ये भी हमारे एक अच्छे रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, तो इंशाल्लाह इनको भी हम देखेंगे कौन सा इनका प्रोजेक्ट है, मगर उसमें कोशिश ही की जाती है कि वो प्रोजेक्ट किया जाए जो तो इनोवेटिव हो, किसी ने उसको कभी कहीं और कॉपी ना किया हो,
और सेकेंडली उसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो। सर टूरिज्म सेक्टर की आप बात कर रहे थे, वो भी आपके प्रायोरिटी एरिया में है। जी जी। अब जो हमारे हाउस बोट्स का ये वेस्ट निकलता है, इससे तो डल में बड़ी प्रॉब्लम होगी है, इसके लिए कोई प्रोजेक्ट है जहन में या कुछ टेक्नोलॉजी? जी हाँ जी हाँ, इसके ऊपर लेक्स एंड वाटरवेज मैनेजमेंट अथॉरिटी तो इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है, मगर इसके अंदर अब आप देखेंगे कि डल के अंदर आपने देखा होगा डल की क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत इंप्रूव हुआ है। इसके अंदर लगभग कोई 2600 के करीब फाउंटेन्स लगाए गए हैं जो इसको एरेट कर रहे हैं। जी जी। और साथ में इसके पूरे चारों तरफ एक निजाम बनाया गया है ट्रीटमेंट प्लांट्स का, चाहे उसको लवाडा ने लगाया था या उसके बाद एरा जो हमारी इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी, वर्ल्ड बैंक ने लगाया था। तो अभी उसमें कुछ कमियां जरूर हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें ऐसी मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए कि जो उसके अंदर ही इसको ट्रीट कर ले। मगर अभी एक बहुत रेवोल्यूशन हुआ है रिसेंटली इस टेक्नोलॉजी में कि अब बहुत छोटे छोटे यूनिट, बायोडाइवर्सिटी यूनिट जैसे ये भी कह रहे थे कि पाइपिंग होगी हाउस बोट्स में। जी हाँ जी हाँ, इसके ऊपर भी कवायद हो रही है और ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और खासतौर पर डल को एकदम एब्सोल्युटली साफ सुथरा और उसकी जो प्रिस्टीन ब्यूटी पे ले जाने के लिए जो G20 के दौरान जो गवर्नमेंट ने काम किया, तो आपने देखा होगा इसमें काफी एफर्ट हो रहा है जी। इसमें हमारा भी सपोर्ट रहेगा। सर ये जो सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं कि लोग सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करें या वो अपनी एनर्जी बचा भी सकते हैं, जो आपका नया फार्मूला है, नई स्कीम है, लेकिन जो लाखों लोगों ने पहले के सोलर पैनल्स लगाए हैं जो बैटरी से बाद में पावर जनरेट करते हैं, अब उनको कुछ किसी नए सेटअप में जाना है या उनका वो चलेगा? एक्चुअली जो भारत सरकार पहले जो हम लोग लगाया करते थे पैनल्स या सोलर लाइट्स, वो सब बैटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और जो वो बैटरी होती थी उसकी लाइफ लगभग 2 से 2.5 साल के करीब हुआ करती थी, या बाकी 5 साल। अब एक नई बैटरी है जिसको प्रिज्मेटिक बैटरी कहा जाता है, तो उसकी लगभग 9 से 10 साल की लाइफ है और ये बेसिकली मॉड्यूलर बैटरी होती है। मगर भारत सरकार ने ये रियलाइज किया कि अगर हम मान लीजिए 200, 400, 500 मेगावाट कैपेसिटी बनाते हैं आइसोलेटेड तरीके से और वो ग्रिड से नहीं जुड़ती, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो जो बिजली बन रही है मगर उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो अब जो भारत सरकार ने पिछले पूरे 5 साल से जो स्टार्ट किया है जो नया सोलर मिशन, उसमें कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी हम एनकरेज नहीं कर रहे जो ग्रिड कनेक्टेड नहीं है। यहां तक कि सोलर पंप्स, वाटर पंप्स, रूफटॉप, हर चीज ग्रिड से कनेक्टेड है। तो उसका ये फायदा है कि जब हम उसको ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं तो जो भी बिजली हम बना रहे हैं वो एक ग्रिड का हिस्सा बन जाती है। अगर श्रीनगर के रूफटॉप में मान लीजिए 500 या 400 मेगावाट लग जाता है, तो समझ लीजिए कि एक नया बगलियार दुलस्ती हमने खड़ा कर दिया, वो लगातार उस बिजली ग्रिड में जा रही है। सर ऐसे ग्रिड तो बनाने पड़ेंगे ना, अभी तो नहीं है। नहीं, अब कोई इसमें स्पेशल जो फ्रीक्वेंसी मैचिंग है उसके इतने अच्छे इन्वर्टर्स आ गए हैं कि आपको आराम से बिना किसी प्रॉब्लम से सीमलेसली आप कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें मतलब इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी हमारी बाकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात वगैरह, इसको बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही हैं। और हमारी स्टेट में भी मैंने आपको इस तरह बताया कि 9000 से भी ज्यादा ऐसे कस्टमर्स हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं और ये बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। सर इन ऑर्डर टू फाइंड द न्यू टैलेंट अमंग द यंगर जनरेशन, आप साइंस कांग्रेसेस करते हैं या टैलेंट हंट प्रोग्राम आपके होते हैं, तो कोई मिला आपको, कोई इस तरह के जवान मिलते हैं आपको, नौजवान या बच्चे जो काफी टैलेंटेड हों? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। इनफैक्ट हम लोगों ने एक हमारा जो वेबसाइट है उस पर एक इनोवेशन हब बनाया है। इनोवेशन हब थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। राइट। हेलो। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दें जनाब। बस सर कमरवारी पर मिशना गुलाम हसन जी। गुलाम हसन साहब जी, आरओसी में इस पर गुलाम प्लांट उर्दू में सवाल पूछ सकते हैं आप? हाँ जी पूछ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए जनाब। अर्ज है ये जो कहते हैं वो प्लांट का उसमें सब्सिडी मिलती है या बैंक उस पर लोन देगा? हाँ जी। जो हमारे यहाँ गरीब लोग हैं जिनको एक मंजिल मकान है, जो 1000 रुपए फीस भी नहीं अदा कर सकते मंथली, उनको तो बैंक में फिर उनका किस्त देना पड़ेगा। पता नहीं वो 2000-3000 वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? हो सकता है कल वो बेचारे सड़कों पे बैठेंगे, उनके घर भी इसी के साथ चले जाएंगे। गरीब लोगों के लिए क्या पॉलिसी रखी है? जी सर जी, देखिए गरीब लोग जो है जो इस वक्त 1000 रुपए भी फीस अदा नहीं कर सकते। अगर वो प्लांट लगाएंगे, बैंक उनको कर्जा देगा, बैंक का कर्जा तो उतारना है, बैंक का कर्जा कम से कम 2-3 हजार किस्त होगा। जब उनके पास 1000 रुपए फीस भरने के लिए नहीं, 3,000 4 हजार कहाँ से लाएंगे? उनके लिए क्या पॉलिसी रखी है? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इसमें बेसिकली जो इस तरह के इलाके, जो पसमंदा इलाके हैं, रिमोट एरियाज हैं जहां पर पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वहां पर जो हमारे डीडीसी साहिबान हैं, जितने भी हमारे डीडीसी साहिबान हैं, पंचायत हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहिबान हैं, वो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड जमा करते हैं और हम लोग स्ट्रीट लाइट्स और सोलर लाइट्स लगाते हैं। हमने इनफैक्ट पिछले जो अगर दशक की बात करें तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने लगभग आप समझ लीजिए कि कोई नॉट लेस देन करीब 1 लाख से भी ज्यादा यूनिट हमने मुख्तलिफ इलाकों में लगाया है। और हर साल हम लगभग ऑलमोस्ट 100 करोड़ से भी ज्यादा की रकम की लाइटें हम लोग लगाते हैं। अभी रिसेंटली अमरनाथ यात्रा चल रही है, उस दौरान भी हमने वहां पे भी लगाए हैं। और जितने भी हमारी श्राइन्स हैं, मॉस्क हैं,
इंपॉर्टेंट हमारी जियारतें, हर जगह हम लोगों ने लाइटें लगाई हैं, तो वो उसमें भी हम कवर करते हैं। मगर जो हमारे जो ये अभी एक स्पीकर बोल रहे थे, इस तरह का अगर कोई केस है तो जो आपके एरिया के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे मान लीजिए जो इसका शेयर है, जो बेनिफिशियरी शेयर है, वो उनसे भी हम कंट्रीब्यूट करा सकते हैं जी। जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एमएलए साहिबान हैं या फिर अभी डीडीसी साहिबान हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इलाका है, कोई मोहल्ला है जहां पे बहुत ज्यादा गुर्बत है, तो वहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि जकीडा उनको जो 65% रकम हम देंगे, जो 35% रकम है वो वहां से आ सकती है, या इवन अगर डीडीसी साहिबान उनके पास अनटाइड फंड्स होते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट ऐसा भी कर रहे हैं। एक हमारे पास स्कीम है, उसका नाम है सीमा समृद्धि योजना, जो कि बॉर्डर एरियाज के लिए है। तो अगर मान लीजिए कोई बॉर्डर एरिया के इलाके में है, वहां पे बीडीओ साहब जो हमें वो रकम दे सकते हैं और बाकी रकम हम डाल के, तो हम इनको कोई जरूरत नहीं पैसा देने की। ऐसा भी किया जा सकता है। सब बात कर रहे थे साइंस पॉपुलराइजेशन प्रोग्राम की, जैसे साइंस कांग्रेस या टैलेंट की बात कर रहे थे। जी हाँ। इसमें हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे जो भारत सरकार का महकमा है, जिसको हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमा है, वो ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़े बड़े एक्सपो करता है। हमने लास्ट ईयर कश्मीर में एक्सपो किया और हमने जम्मू में भी एक्सपो किया। कश्मीर में जब एसकेआईसी में एक्सपो किया हमने, तो हमने रियलाइज किया कि लगभग 170 से भी ज्यादा इनोवेटर हमको मिले, जो कि हमारे लिए भी बड़ा सरप्राइज का मुद्दा लोकल थे। लोकल, जी हाँ, कश्मीर के इनोवेटर्स थे, गांव खेड़े के इनोवेटर्स थे। किसी ने कोई हॉर्टिकल्चर पे कुछ काम किया था, किसी ने ड्रोन पे कुछ काम किया था, छोटे छोटे बच्चों ने उस पर इनोवेशंस किए हैं। इनफैक्ट स्कूल के बच्चों ने भी इनोवेशंस किए हैं। इसी तरह से लगभग हमें कोई ऑलमोस्ट 90 के करीब इनोवेटर्स हमें जम्मू से मिले, और हमें ऐसे भी यूनिवर्सिटीज मिली जिन्होंने बहुत सारे पेटेंट्स कराए थे। इस पेटेंट्स में खासतौर पर मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की तारीफ करना चाहूंगा, इन्होंने बहुत ज्यादा पेटेंट्स रजिस्टर कराए। सुकास्ट कश्मीर ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो हमारा आईआईटी जम्मू है उसने बड़ा अच्छा काम किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी अच्छा काम किया, बाबा गुलाम शाह बादशाह ने भी कुछ एरिया में अच्छा काम किया है। हमारी जो आईयूएसटी है, जो कि अब रिलेटिवली बड़ी यंग यूनिवर्सिटी है, इसका बहुत अच्छा एक इनोवेशन विंग है, और वहां पे मिस्टर मून जो रिसर्च के हेड है, मून साहब ने बड़ा अच्छा वहां पे काम किया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी नई स्टार्ट हुई है, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इनमें बड़ा अच्छा काम हो रहा है। जो हमारे एक्रेडिट कॉलेजेस हैं, जैसे कि वुमेन कॉलेज है, एसपी कॉलेज है, जीजीएम साइंस कॉलेज है, इनको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत बच्चे रिसर्च में अच्छा काम कर रहे हैं, तो रिसर्च में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इनफैक्ट मैंने आपको बड़ी जिम्मेदारी से मैं बताना चाहूंगा कि अमंग ऑल यूनियन टेरिटरीज, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी यूनियन टेरिटरी भी हैं, जैसे दिल्ली की बहुत आबादी है, हमसे ज्यादा आबादी है, या हम गोवा की बात करें, अरुणाचल की बात करें, हम लोग नंबर 1 है इन इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर। सबसे ज्यादा पेटेंट्स हमारे हैं, लगभग हमारे पास 150 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, लगभग ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा हमारे पास इनोवेटर्स हैं, और हमारे पास स्टार्टअप्स भी हैं, और कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रकम भी कमाई है। एक स्टार्टअप का मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, उसका नाम है बिजी बी। तो वो उस स्टार्टअप ने कोरियर सर्विस स्टार्ट की है कश्मीर के रिमोट एरिया से, जो हमारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां बैद्यनाथ डाबर वगैरह को रिक्वायर्ड होता है, तो ये सारा सामान यहाँ से भेजते हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। एक और हमारा इनोवेटर है भदरवा का, उन्होंने जो हमारा लैवेंडर है उसका तेल और सिडार के तेल को यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो कि मतलब करोड़ में उनका टर्नओवर है, और उनको गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट किया, मगर वो अब गवर्नमेंट को मतलब वो कई लोगों को और को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एरिया है हमारे हर्बल मेडिसिन का, या जो हमारे जंगलों में हर्बल ऑलमोस्ट वेस्ट ही होता है अगर ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसके बारे में भी अगर आप मुझे 1 मिनट का वक्त दें, तो हमारे ना 2 बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। एक हमारा हंदवाड़ा में हमने बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया है, और एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट में लगभग ऑलमोस्ट 90 करोड़ रुपए की रकम से भारत सरकार ने प्लांट बनाए। इनका बेसिक पर्पज ये है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़े बायोडाइवर्सिटी एरिया में बैठा हुआ है। यहाँ पर जो हमारे हर्ब्स निकलते हैं, जैसे आपको पता है, जैसे गुच्छी जैसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, या लेवेंडर का ऑयल लगभग 20,000 रुपए लीटर है, या जो हमारा जो रोज है या रोजमेरी वगैरह है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपका जो सफेद मूसली, काली मूसली वगैरह, ये दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत सारे हर्ब जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं, जो कि थ्रू नॉट रेगुलर रूट जाते हैं। तो हमारा एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, जिसके तहत ये फैसला सरकार ने किया कि जो भी रकम निकलेगी किसी इलाके से, उसका 30% पंचायत को दिया जाएगा उसके डेवलपमेंट के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए। तो हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ से बाहर जाते हैं। तो अब ये बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट्स जाते हैं या हर्ब्स जाती हैं? ये हर्ब्स जाते हैं अनप्रोसेस्ड फॉर्म में। हम गवर्नमेंट चाहती है कि इसको प्रोसेस किया जाए और फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाए। जी। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें मल्टीपल वैल्यू एडिशन हो जाएगा। जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जैसे मान लीजिए लेवेंडर का ऑयल जम्मू कश्मीर में 20,000 रुपए लीटर है, पर जब ये यूरोप पहुंच जाता है तो ये 1 लाख रुपए लीटर हो जाता है। और जब उसको हम छोटी छोटी मतलब किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, एयरपोर्ट पे वो बिकता है, तो ये बहुत इसकी वैल्यू एडिशन होती है। तो जो हमारे बच्चे अपने गांव से छोड़ के छोटी सी एक नौकरी, सरकारी नौकरी या कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी के लिए आ रहे हैं, अगर वो वहीं पर रह के लेवेंडर की खेती करें, हमारे साथ जुड़े हमारे बायोटेक्नोलॉजी पार्क से, उनको हम प्लांट मटेरियल देंगे, रिसर्च करेंगे, सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे, तो वो अपने आप को खुद मुख्तार बना सकते हैं। और अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, मेडिसिनल नॉलेज है,
उसको वो बचा सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग कुछ काम भी कर रहे हैं। हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में बायोफार्म्स ही बना रहे हैं और सुकास्ट के साथ मिलकर और IIIM के साथ मिलकर हम इस पे काफी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे लेवेंडर मिशन के नाम से हमारी हर जगह एडवर्टीजमेंट्स भी हैं। तो मैं यूथ को यही कहूंगा कि आप अगर कोई फैमिली प्रोफेशन कर रहे हैं जो कि आपके ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, उसको अगर आप साइंटिफिकली करना चाहते हैं तो उससे बाहर निकल के सरकारी नौकरी की तरफ मत जाइए, हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे, हम उसको और बेहतर साइंटिफिक बनाएंगे ताकि उसी में से आप ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकें। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ सर। हेलो 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 जी, कॉल ड्रॉप हो गई। सर ये जो हमारा आजकल जो हमारा नौजवान बच्चे जो हैं वो सेल फोन्स और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हैं कि मान लीजिए साइबर क्राइम होने लगे अब जी, तो आदमी को पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चे बहुत तेज़ हैं इस मामले में। तो आप जो टैलेंट फाइंड जो आपके हंट करते हैं, आपको इस एरिया में सोशल मीडिया के एरिया में या इंटरनेट के एरिया में कुछ इस तरह के जीनियसेस मिले हैं जो शायद इस तरह की कुछ साइट्स वगैरह बनाएं या कुछ ऐप्स बनाएं जो काफ़ी कारआमद हो इस मामले में? नहीं, इनफैक्ट आपको पता है कि जो स्टार्टअप कल्चर है ये बहुत एक बिल्कुल हाईटेक एरिया है और इसमें बेसिकली जो मोबाइल ऐप्स का एक बहुत बड़ा एक योगदान है। और ऐसे कुछ ऐसे बड़े बड़े आपको जैसे आप फॉर इंस्टेंस अगर हम ओयो की बात करें तो ओयो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास एक भी होटल रूम नहीं है, मगर वो सबसे लार्जेस्ट होटलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है। या अगर हम बात करें कोई जो ये ओला टैक्सी की, तो ओला एक कॉन्सेप्ट है, उनके पास एक भी गाड़ी नहीं है मगर दुनिया में सबसे ज़्यादा वो बड़ा मतलब टैक्सी ऑपरेटर है। तो बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हैं जो कि मोबाइल बेस्ड हो सकते हैं। अब जैसे कि एक बच्चे ने हमारे यहाँ एक सोल्यूशन बनाया कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी से जो बुजुर्ग हमारे हैं जिनको दवाइयाँ चाहिए होती हैं डायबिटीज़ वगैरह की, तो वो अगर मोबाइल पे फीड करेंगे तो ड्रोन जाके उनको वो दवाई प्रोवाइड करके आएगा, मगर उसमें जैसे ड्रोन की मूवमेंट की परमिशन वगैरह नहीं है और वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ बच्चों के पास हैं और बच्चे यहाँ के इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के बच्चे किसी भी तरीके से मतलब मरकज़ लेवल पे कहीं पे बहुत हायर लेवल पेडेस्टल पे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। जो कमी उनके पास है, इनिशियल रकम की कमी होती है, सपोर्ट की कमी होती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा एक निज़ाम बना दिया है। तो वो सब बच्चों को हमारा इनोवेशन एक पोर्टल है, इनफैक्ट मैं आपकी जानिब से बताना चाहूँगा उस पोर्टल पे जितने भी पेटेंट जम्मू कश्मीर में हुए हैं आज तक या जो इनोवेटर्स हैं उसकी वहाँ उसमें लिस्ट बनी हुई है और जैसी यूनिवर्सिटी कोई नया रिसर्च करती है तो वो वहाँ पे उसको रख दिया जाता है। तो कोई भी हमारा जो आम नागरिक है उस पोर्टल पे जा सकता है और उसको एक्सेस कर सकता है उस इन्फॉर्मेशन। सर रोबोटिक्स के एरिया में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में कुछ काम हो रहा है क्योंकि नाउ द फ्यूचर इज AI? देखिए इसके तहत हमारे पास एक और हमारा एक महकमा है भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो हर स्टेट में साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने के लिए म्यूजियम्स बनाता है। तो हमारे पास लाल मंडी में 24 कनाल में एक बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट हम म्यूजियम बना रहे हैं, उसके अंदर हम एक रोबोटिक गैलरी भी बना रहे हैं। सर एक कॉलर से जुड़ते हैं, कॉल ड्रॉप होती है इनकी। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, अपना सवाल पूछे सर। हाँ सर, मैं बारामूला से बोल रहा हूँ, मुदस्सिर मेरा नाम है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ जी। तो अभी जो है सर साइंस टेक्नोलॉजी के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन ये था कि क्या वजह है कि जो पिछले कई साल से जो हमारे जो यहाँ के ब्रेन्स हैं जिन्हें जो इनोवेशन पे काम करते हैं उनको वो मौका नहीं दिया जाता है कि वो आगे बढ़ सकें और गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर पाए। अक्सर लोग जो है वो यहाँ कंट्री छोड़ के बाहर जाते हैं। तो ये क्या वजह है कि लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं और उनको बाकी मुल्क अपनाते हैं और अपने मुल्क में उनको कोई वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है? जी सर, बहुत अच्छा पर्टिनेंट पॉइंट है आपका, जिसको हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं जी। और डेफिनेटली हमारा जो टैलेंट लॉस होता है और बाकी जो दूसरी कंट्रीज हैं वो अमेरिका वगैरह उनको उसका फायदा लेती हैं। मगर जैसे आपको पता है कि अब पूरे वर्ल्ड में एक रिसेशन टाइप का फील हो रहा है और बहुत सारे हमारे NRIs वगैरह भी वापस आ रहे हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको बताया कि अगर हम तीसरे नंबर पे हैं वर्ल्ड में स्टार्टअप पे या यूनिकॉर्न्स में, तो इसका मतलब ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत बड़ा एक ब्रिलियंट टैलेंट है, पूल है, जो कि हिंदुस्तान में इस पे काम कर रहा है। तो डेफिनेटली देखिए 3-4 चीज़ें चाहिए इनोवेशन के लिए। सबसे पहले तो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए और एक आध कोई रोल मॉडल चाहिए कि जो अच्छे इनोवेटर्स हैं भारत सरकार के लेवल पे, उनके इनोवेटर्स के इनोवेशन के बारे में लोकल बच्चों को पता चले कि किसी ने कोई रोबोट बनाया है, किसी ने कोई ड्रोन बनाया है और उसका बाद में उनका एक उद्योग धंधा एस्टेब्लिश हुआ है। वो काम करने के लिए भारत सरकार, मैंने आपको बताया, एक्सपोज लगाता है। उसके अलावा हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम साइंस क्लब्स वगैरह बना रहे हैं ताकि उन बच्चों को वहाँ से हम पिकअप कर सकें। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारी टैलेंट स्कीम है उसके तहत 700-800 बच्चों को हम टैलेंट स्कॉलरशिप देते हैं, उनको फिर आगे भी हम लाने की कोशिश करते हैं कि वो कोई साइंटिफिक रिसर्च पकड़ें और उसके बाद उसको हम लोग सीड मनी देने की भी कोशिश करते हैं।
इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ शोबे हैं, जैसे मान लीजिए कि सुकास्ट है, वो फिशरीज पे काम कर रहा है, वेटनरी साइंसेज पे काम कर रहा है, या फिर फॉरेस्ट्री पे काम कर रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो अपने बायो साइंसेज पे काम कर रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे काम कर रही है। ऐसे मुख्तलिफ जो हमारी यूनिवर्सिटी अलग अलग क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। IUST के एक ऐसे इलाके में जहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्पल प्रोडक्शन है, तो उनको हमने कहा है कि भाई आप हॉर्टिकल्चर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और हॉर्टिकल्चर रिलेटेड हमें इनोवेशन निकाल के दें। जम्मू रीजन थोड़ा सा एरिड रीजन है, वहाँ राइस वगैरह पे हमने उनको कहा कि राइस कल्टीवेशन पे, तो बेसिकली काम काफ़ी हो रहा है। पर इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें और काम करने की ज़रूरत है। अगर हमें मुस्तकबिल इंडिया का और जम्मू कश्मीर का सुधारना है तो इसमें हमें और एनकरेज करने की ज़रूरत है और रकम डालने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे महकमे का बजट डबल किया है, तो इस गवर्नमेंट की जो मंशा वो बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च। और बड़ी खुशी होती है मुझे बताते हुए कि 111 हमने रिसर्च किए थे लास्ट ईयर, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट 20 करोड़ की रकम लगी थी। इस साल हम 200 रिसर्च कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है जिसको हमने इंक्लूड नहीं किया। इवन कई जो प्राइवेट लोग भी हैं उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया रिसर्च के लिए। तो मुझे लगता है कि इसका कुछ आउटपुट निकल के आएगा, बेशक है। सर, 2 एरियाज हैं, एस्ट्रोफिजिक्स एंड जियोमैग्नेटिज्म। जी जी। अब एस्ट्रोफिजिक्स जो है ये स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली जी। अब आपको तो मालूम होगा कि अब से कुछ दिन बाद 14 जुलाई को जी इसरो अपना एक लूनर मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, जिसकी मून पे लैंडिंग की डेट है 23 अगस्त से 24 अगस्त के दरमियान। जी। तो इस तरह से इंडिया आई थिंक 4th कंट्री होगी जिसके लूनर व्हीकल्स वहाँ चांद पे चलेंगे। जी। तो मतलब ये कहने का है कि ये जो एस्ट्रोफिजिक्स है इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि इसरो को भी चाहिए जरूर इस तरह के एक्सपर्ट्स, इस तरह के साइंटिस्ट। इस पर कुछ काम कर रहे हैं आपके, या प्रोत्साहन दे रहे हैं आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को कि टैलेंट वहाँ से बने? इसमें बेसिकली IIT जम्मू और NIT जो है उनके पास इस तरह के एरियाज पे वो लोग काम कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो हमारी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है भारत सरकार में, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उसके जो बाकी विंग्स हैं उसमें हमारा एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च भी उसका हिस्सा है जी। तो इनफैक्ट जहां पर भी हिंदुस्तान में जहां साइंस म्यूजियम बने हैं, वहां पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जितेंद्र सिंह जी का डिपार्टमेंट, उसने वहां पर एटॉमिक एनर्जी या फिर इवन जो आपकी स्पेस की गैलरीज भी बनाई हैं लोगों को प्रमोट करने के लिए। इनफैक्ट अहमदाबाद में एक बहुत अच्छा साइंस सिटी बना है जो कि देखने लायक है, और हम कई बच्चों को अपने यहाँ से भेजा भी है। तो वहां पर खासतौर पर स्पेस और रोबोटिक्स और ये एटॉमिक एनर्जी पे बहुत बड़ी उनकी गैलरी है। तो हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि कश्मीर में एक हम प्लानिटोरियम बनाएं, क्योंकि प्लानिटोरियम यहाँ पे नहीं है और लगभग इतना टूरिस्ट इन्फ्लक्स है। तो प्लानिटोरियम से बच्चों के अंदर एक जो जिज्ञासा है स्पेस की वो भी बढ़ती है, और कुछ उसमें से आगे चल के फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भी निकलेंगे। इनफैक्ट एक जम्मू का बच्चा है, उसने एक नैनो सैटेलाइट बनाया है, और नैनो सैटेलाइट इज अ वेरी स्मॉल साइज सैटेलाइट जो कि बाकायदा पूरी सैटेलाइट की तरह काम करता है। तो वो नैनो सैटेलाइट वॉज एक्चुअली लॉन्च्ड। तो वो जो बच्चा है वो 11वीं का बच्चा है। तो मैं मतलब हम अपने जो ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि हमारी स्टेट का ही एक बच्चा एक नैनो सैटेलाइट बना के उसको अगर लॉन्च करवा सकता है तो और बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ स्पेस के क्षेत्र में कर सकते हैं। जी, एक्चुअली कल को वो भी इसरो के साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। सर, आपने मुझे लगा कुछ महीने पहले जम्मू मेडिकल कॉलेज, जम्मू यूनिवर्सिटी में या सिक्किम में जेनेटिक रिसर्च सेंटर्स कायम किए हैं। जी। तो एक्चुअली मिशन क्या है उनका, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे काम करना? जी हाँ। इस क्षेत्र में ना सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि स्किम्स के अंदर भी यहाँ पर भी इस पे काम हो रहा है। तो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर का जो प्रेवलेंस है और वो मतलब एक तरह से कुछ क्षेत्र में कुछ किसी में बड़ा भी है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें खासतौर पे मतलब जेनेटिक डायबिटीज़ या कुछ कंजीनियल डिफेक्ट्स वगैरह वो कुछ एरियाज में भी देखे गए हैं। कहते हैं ना कि मोरूसी है आपके पेरेंट्स में किसी के था। जी हाँ। जैसे एक गांव है डोडा के अंदर, उसका नाम है डडकई, जो कि गंदो के अंदर है। वहां पे ऑल द पीपल इन दैट एरिया आर डेफ एंड डम। तो उनकी जीनियोलॉजी के अंदर वो प्रॉब्लम है कि वो मतलब दैट जीन इज बीइंग कैरिड ओवर। तो ऐसे काफी सारे रिसर्च प्रोग्राम्स करने की जरूरत है, और उस जीन को, जो रिसेसिव जीन को खत्म करने की जरूरत है, ताकि जेनेटिक इंजीनियरिंग वो कहते हैं। जी हाँ। तो इस पे बेशक काफी काम हो रहा है, और जो मेडिकल कॉलेजेस अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा जो इदारा है वो भी इसमें काफी सपोर्ट कर रहा है जो मेडिकल कॉलेजेस को। इसमें खासतौर पे जो अभी रिसेंटली जो हमने सपोर्ट किया, हमने ऑर्गन डोनेशन, जो कि बहुत बड़ा इलाका है जिससे काफी लोगों की जानें बच सकती हैं, और काफी जो हमारे स्टेट में जो किडनी पेशेंट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डायबिटीज बहुत ज्यादा है वैली में, तो किडनी पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, तो वो किडनी पेशेंट्स को उससे ऑटोमेटिकली हेल्प मिल सकती है, किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। जी हाँ। और एक ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च पे हम लोगों ने काफी सपोर्ट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को,
उसमें वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। तो इस तरह से करके हम जहां पर भी हमें कोई इनपुट आता है, कोई डिमांड आती है यूनिवर्सिटी से, तो हम बाकायदा उसको सपोर्ट करते हैं। सर, आपने पिछले साल 7 पेटेंट्स रजिस्टर किए थे, जिससे आपने तकरीबन 11 स्टार्टअप्स कायम किए थे। जी जी जी। तो ये कौन से पेटेंट्स थे और स्टार्टअप्स क्या थे? जी, मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया कि जैसे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में पेटेंट्स थे। उसके बाद कुछ फेरोमोन्स जो होते हैं उनसे, उनके क्षेत्र में जो जिस तरह से कुछ इस तरह के बायोपेस्ट हैं कि जहां पर आपको इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत ना पड़े, और आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वहां पर आप सिर्फ कुछ इस तरह के इंसेक्ट्स को छोड़ेंगे कि वो बाकी जो इंसेक्ट डैमेज करते हैं वो उनको अपने आप को खत्म कर देंगे, कंट्रोल, तो बिना कोई पोल्यूशन के वो आपका हो जाएगा क्लियर। इस तरह से कुछ ऐसे एंजाइम्स डेवलप किए गए जो कि ये जो ऐसा अच्छा लैंडफिल साइट है, तो यहाँ पर जो ये स्मेल क्रिएट होती है उसको हम एप्पल वेस्ट से कोई ऐसा एंजाइम बनाया गया जो कि वहां पे अगर स्प्रे किया जाए तो वो सारे ही उसकी स्मेल को खत्म कर देता है। कुछ हाई यील्डिंग वैरायटी पेटेंट जब आप रजिस्टर करते हैं कहीं, तो इसका मतलब ये दुनिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है, या ये चीज कहीं नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। तभी तो पेटेंट रजिस्टर होता है। पेटेंट पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है जी, चाहे पेटेंट हो या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो जी। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में उगता है। जैसे अगर हम कहें भद्रवा के राजमा या फिर पंपोर का केसर, तो वो एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है। तो मान लीजिए उसी केसर को कोई दूसरा कंट्री डेवलप करके सेल करे तो उसका वो रेट नहीं आएगा जो कि हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का आएगा। जी सर, ये जो रिसर्च यहाँ हो रही है, अब रिसर्च के बारे में काफ़ी सालों से ये बात कही जा रही है, जनरल पढ़े लिखे तबके की बात कह रहे हैं कि साहब कट एंड पेस्ट रिसर्च होती है। जी जी जी। तो ये कट एंड रिसर्च जब होती है, कट एंड पेस्ट रिसर्च, तो कहते हैं कि साहब इसमें जो इंडिजीनियस कोई टैलेंट हो या कोई थॉट हो वो उभर के नहीं आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और रिसर्च की फंडिंग आप कितनी कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए जिसका आपने नाम लिया उसका टेक्निकल टर्मिनोलॉजी प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म के मतलब आप किसी और का रिसर्च चुरा लें और उसको आप कॉपी कर लें। देखिए एक तो हमारा रिसर्च सारा एक्शन रिसर्च है, हम थ्योरेटिकल रिसर्च नहीं करते। जी सर, कॉलर हम ले लें। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दे जनाब। कौन साहब? सर मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूँ सर, बांदीपोरा से। जी अशरफ साहब, पूछिए अपना सवाल। सर 2017 में सर मैंने एक सोलर लिया था घर के लिए सर, इन्वर्टर सोलर जी सर। उसकी तकरीबन कॉस्ट थी 78,000 सर। उसका जो सब्सिडी में आया था सर 31, उन्होंने बोला था 1000 हम डालेंगे सर। बैंक थ्रू हमने लिया था सर वो जी सर। वो उसका मैंने पूरा क्लियर कर दिया पेमेंट, और फिर बाद में सर हमारा जो उन्होंने जो सब्सिडी थी वो नहीं मिली हमें सर। ओके, ये आपने किस साल में लिया जनाब? 2017 में ऐसा ही कुछ लिया है। 2017। अच्छा, 2017 के अंदर। देखिए 2017 में जो है उस वक्त जो सब्सिडी का लेवल था वो कम था, अब सब्सिडी बढ़ गई है। सब्सिडी मतलब 65% हो गई है इसके अंदर। तो ये ऐसा करें कि हमारा जो पोर्टल है, हमारी वेबसाइट है, उस पर अपना एक कंप्लेंट दर्ज करा दें। हम चेक करवाएंगे कि अगर इन्होंने हमारी जकीडा जो हमारा सरकारी इदारा है, इन्होंने उससे सोलर लिया या इन्होंने ओपन मार्केट से कहीं और से लिया। अगर तो इन्होंने गवर्नमेंट से सेटअप से लिया होगा तो बाकायदा इनकी जो सब्सिडी है वो इनका क्लेम है, तो इनको ये इनकी ग्रीवेंस को दूर किया जाएगा। जी सर, बैंक वालों के साथ मैंने राब्ता कायम किया, उन्होंने बोला सर अब नबार्ड के पास जाना पड़ेगा सर। मैंने उसके साथ मुझे कोई लेन देन नहीं था सर। ओके, इसका मतलब आपने ये नबार्ड के थ्रू ये आपने किया है, हमारे महकमे के थ्रू नहीं किया। फिर भी हम आपकी मदद करेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जाके ना हमारे ग्रीवेंस पोर्टल पे आप ग्रीवेंस लिख दीजिए, हम किसी को भेज के इसको बाकायदा क्लियर करवाएंगे। सर, हम रिसर्च की बात कर रहे थे, जो कट एंड पेस्ट मामला जिसका प्लेगरिज्म का, तो मैंने आपको बताया कि इसको टर्म को प्लेगरिज्म कहते हैं। तो हमने इसका सिस्टम इस तरह से किया है कि एक तो यूनिवर्सिटी जो है वो जितना भी आजकल जो भी रिसर्च होता है, चाहे पीएचडी थीसिस होता है, इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जी जी, पूरे वर्ल्ड का जो भी है। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज है वहां पे एक डीन रिसर्च होते हैं, उनके पास ये पूरा सेटअप होता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि आप इंटरनल चेक लगाइए, इसका मतलब विद इन यूनिवर्सिटी चेक होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज के जितने मुख्तलिफ डीन रिसर्चेज हैं और वाइस चांसलर्स हैं, उनकी एक टीम है जो कि ओवरऑल चेक करती है कि जो रिसर्च है, मान लीजिए आज मैंने एक ब्रीदिंग मशीन बनाई कोविड की सुकास ने, और वही सेम चीज अगर स्किप्स ने मिला दी तो वो दोनों रिसर्च एक जैसे हो गए, तो एक रिसर्च को हम उसमें से कट कर देंगे। तो ये चीज चेक की जाती है। और दूसरी बात है कि हम जितना भी रिसर्च कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकल रिसर्च कोई नहीं कर रहे, हम मैथमेटिक्स की कोई इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे। हमारा रिसर्च प्रैक्टिकल है। हमारा हर रिसर्च का ये रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी मैंडेटरी पेटेंट, एवरी रिसर्च शुड लीड टू अ स्टार्टअप, एंड एवरी रिसर्च शुड अल्टीमेटली टर्न इनटू अ बिजनेस। तो हम जब वो उसका इंटरव्यू लेते हैं इस रिसर्चर का, तो हमसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप जो इदारा बना रहे हैं, जो आप सिस्टम बना रहे हैं, इससे एक एवरेज कश्मीरी या एवरेज जम्मू के एक इंसान की लाइफ कैसे सुधरेगी। और अगर वो उसका आंसर यस में होता है तभी हम उसको फंड करते हैं, अदरवाइज हम उसको फंड नहीं करते। तो हमारा जितना भी रिसर्च है वो एक्शन रिसर्च है।
हमारा कोई भी रिसर्च थ्योरेटिकल रिसर्च नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक मॉडल बने, जैसे अभी मैंने आपको एप्पल पीलर का बताया, तो बाकायदा उसका मॉडल बना है। मॉडल को हम लोग अभी लाल मंडी वाले म्यूजियम में डिस्प्ले करेंगे, बच्चे आके उसको देख सकते हैं, चला के देख सकते हैं, आप रॉ वॉलनट लाके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम उसी चीज को सपोर्ट करते हैं जहां पर पेटेंट रजिस्टर हो, और जब पेटेंट होगा ऑटोमेटिकली आपको पता है कि इंटरनेशनल एक निजाम है पेटेंट का, तो कोई झूठा पेटेंट तो कोई इश्यू करवा नहीं सकता। जी जी। तो वो एक ही पेटेंट होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर भी एक ही होगा। अच्छा, ये जो उद्योग इससे क्रिएट होता है बाद में, जो आप कह रहे हैं कि इनको कोई बनाना है, आगे चल के उसका रोजगार उसे चलेगा, अल्टीमेटली ही हैज टू अर्न अ लिविंग। यस यस। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे कुछ बच्चे हैं जो कि सुकास्ट में भी पढ़ते हैं। सिर्फ लोकल बेस्ड ही ना हो वो, जी जी, वो पूरी दुनिया में जी जी वो चीज आए। जी हाँ, जी हाँ। अभी जब कॉमनवेल्थ के कुछ जो गेस्ट आए थे हमारे, तो हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सुकास्ट से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि कुछ सोप्स बनाए, कुछ परफ्यूम्स वगैरह बनाए इन एरोमेटिक ऑयल्स वगैरह से। तो आप इमेजिन नहीं करेंगे उसकी इतनी डिमांड थी अमंग दी डेलीगेट्स, क्योंकि वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जब वो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इनोवेटर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छे सोल्यूशंस हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जांपल जैसे ट्राउट फिश है, तो ट्राउट फिश का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। तो अभी सुकास सर ने करीब कुछ 7 या 8 ऐसे स्टार्टअप्स बनाए कि जो ट्राउट को इंस्टेड ऑफ दी रिवर या नाले में उसको इन कैप्टिव तरीके से उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं जो बहुत प्रोडक्टिव हैं और किसी भी सरकारी नौकरी से ज्यादा आपको अच्छी आमदनी दे सकते हैं। सर, हमारे यहाँ जो लोकल बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बायो वेस्ट की हमने बात करी, या वेस्ट टू एनर्जी, तो कुछ और भी कुछ तरह के एरियाज हैं जहाँ आप चाहते हैं कि, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें आप चाहते हैं कि कोई इस तरह का सोल्यूशन हम दे दें? जी जी। देखिए, एक एरिया पे जिसपे हमने आज एक इदारा फाइनलाइज किया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जैसे मान लीजिए लोलाब है, गुरेज है, तो वहां पर अगर हम एक पंचायत घर बनाएं तो हम वहां पर टाइल अगर श्रीनगर से लेके जाएं तो उसका कोई कॉमन सेंस नहीं रहेगा। अगर उस इलाके में कोई ऐसा मटेरियल निकलता है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम प्री कास्ट या प्री फैब्रिकेटेड करके बना सकें, तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर है हाउसिंग डिपार्टमेंट का। उनके साथ आज हमने करार किया है कि हम एक ऐसा घर बना के दिखाएंगे मॉडल, जो कि नॉर्मल जो कॉस्ट होती है सरकार के बिल्डिंग की, उससे 20% में वो हम घर बनाएंगे। उसमें हम ग्रीन टेक्नोलॉजी लगाएंगे ताकि जो भी हमारे कोई गांव से अगर कोई विलेजर्स आके देखें तो वो उसको अडॉप्ट कर सकें। उसमें प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर जो हॉलो वॉल्स का टेक्नोलॉजी होगा जिससे चिला कला वगैरह में उनको गर्मी की प्रॉब्लम ना रहे। उसमें सोलर हीटर होगा, सोलर गीजर होगा, उन्नत चूल्हा होगा। सर, स्ट्रगत की भी उसका भी ख्याल रखिए, जोन 5 में। हाँ, नहीं, वो सब स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये तो इंजीनियरिंग इदारा है, तो बाकायदा वो जो भी चीज बनाएंगे वो उस तरह का बनाएंगे। मगर मेन पर्पज ये है कि अगर मान लीजिए हमारी बिल्डिंग अगर 2 या 5 लाख में बन सकती है और उसको हम लोग अगर 15 लाख में बना रहे हैं, तो वो सेविंग जो है वो उस पर्टिकुलर आसामी की लाइफ को इंप्रूव कर पाएंगे। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि टर्की में जो पिछले साल जलजला आया था, उसमें जो डेवास्टेशन हुई थी, उसमें ये बाद में पता चला कि उन्होंने हॉलो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया था, और इसलिए वो जोट बर्दाश्त नहीं कर सके, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कमजोर थी उसकी। जी। अच्छा, साइंस टेक्नोलॉजी पार्क सा बना रहे हैं यहाँ कुछ? जी हाँ, मैंने आपको बताया कि जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, जो वो हमारे पास मतलब ऑलरेडी कुपवाड़ा और कठुआ के अंदर वो पार्क्स बन के तैयार हैं। उनमें ऑलरेडी मतलब इस साल जो कठुआ का पार्क इनॉग्रेट हो जाएगा, अगले साल कुपवाड़ा का हो जाएगा। अब वो जो पार्क्स हैं वहां पे साइंसदान जो हैं भारत सरकार के आएंगे और वो रिसर्च करेंगे, तो उसको फीड करने के लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट में हम बायो फार्म बना रहे हैं। जी। बायो फार्म वो जगह होंगी जो सरकारी लैंड होंगी, जिसके अंदर पर्टिकुलर एक हर्ब को उगाया जाएगा और उसका तेल वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो जब वो हर्ब बन जाएगा उसके बाद उसको प्राइवेट फार्मर्स को भी दिया जाएगा ताकि वो भी उसको अडॉप्ट कर सकें। इसमें अगर आप कुपवाड़ा जाएं तो कुपवाड़ा में लेवेंडर हमारा एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है, और जिस इलाके में कुछ नहीं उगता था आज वहां लेवेंडर उगा के हमारे फार्मर अच्छा रकम कमा रहे हैं। ऐसे भद्रवा के अंदर भी हमने लेवेंडर और सिडार वुड पे काम किया है। तो हमारी कोशिश है कि बडगाम और बाकी जो जिले हैं वहां पर भी कोई ना कोई क्रॉप आइडेंटिफाई करके उस पर सरकारी बायो फार्म बनाया जाए। सर, हमारे पास टाइम इतना ही था, तो जो हम बात कर सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय पर, तो यू आर सच ए गुड स्पीकर कि आपने हर चीज़ को इतना खोल के बता दिया और लोगों को समझा दिया कि हमारे व्यूअर्स को कि क्या फ़ायदे हैं, क्या कुछ कर रही है गवर्नमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।